दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है अपने लिए करता है। इसका सबूत इस कहानी में है। चलिए कहानी शुरू करते हैं, मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ये मकान 240 गज पर बना हुआ है। इसकी तामीर पुराने वक्तों की है, इसलिए बुनियाद और दीवार, छतें वगैरह बेहद मजबूत और पायदार हैं। अभी पिछले साल ही इजाफी तामीर और रंगो रोगन वगैरह करवाया गया है। आपको ये मकान यकीनन पसंद आएगा। प्रॉपर्टी डीलर ने मकान का ताला खोलते हुए कहा। पूरे रास्ते वो हमें मकान की खूबियाँ गिनवाता चला आया था। मैं और समीन बेजारी से उसकी बक बक सुन रहे थे। हमें मकान ढूंढते ढूंढते तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे और इस दौरान भांत भांत के एस्टेट एजेंट हमसे टकराए थे। हर मकान दिखाने से पहले ये लोग इस तरह मकान की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते रहते, लेकिन जब मैं मकान देखने को मिलता तो उसमें ढके छुपे कई ऐप सामने आ जाते। अगर कोई मकान वाकई अच्छा मिल जाता तो उसकी कीमत आसमान से बातें करती। मस्कत में अपनी जवानी के 10 बेहतरीन साल शबो रोज़ मेहनत करने के बाद मैंने जितना कुछ पसे अंदाज किया था, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा मकान ख़रीदने के लिए काफ़ी था। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद जब मैंने मकान की तलाश की तो शुरू में ऐसा लगा कि अगर मैं मज़ीद 20 साल भी पैसे जमा करता तो वो भी शायद एक अच्छा मकान ख़रीदने के लिए नाकाफ़ी होते। हर बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथ की सहूलत मौजूद है। हर कमरा रोशन और हवादार है। किचन गो पुरानी तर्ज का है, लेकिन कैबिनेट और एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी डीलर हमें मुख्तलिफ कमरे दिखाता हुआ मकान की पिछली सिमत ले आया। यहाँ एक छोटा सा अहाता मौजूद था, जिसके कोने पर एक छोटा सा कमरा और बाथरूम बना था। इस जगह आपको कपड़े धोने, सुखाने और दीगर मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने हमारी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, यह कमरा यहाँ क्यों बना है? ऐसा लगता है जैसे कुछ अरसा पहले तामीर किया गया हो। समीन ने अहाते के कोने में बने हुए कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी ये कमरा दरअसल पहले नहीं बना था, मालिक ने अभी पिछले साल तामीर कराया है। प्रॉपर्टी डीलर ने सर खुजाते हुए कहा, आप इसे स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला तो बेइख्तियार एक नागवार सी बू का भपका हमारी नाक से टकराया। हमने कराहत से अपनी नाकों पर हाथ रख लिए। वो दरअसल मैं कमरा काफ़ी दिन से बंद था ना, इसलिए सफाई के बाद ये कमरा बेहतरीन हो जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर ने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा। मैंने कमरे की दहलीज पर खड़े खड़े अंदर झांका। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर प्लस्तर मौजूद नहीं था। कमरे में रोशनी और हवा के लिए सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान मौजूद था, जो यकीनन नाकाफ़ी था। ये स्टोर रूम तो नहीं लगता, बराबर में बाथरूम भी नया लगता है। ये तो शायद सर्वेंट क्वार्टर हो सकता है। मैंने गौर से बाथरूम की तरफ देखते हुए कहा, जो भी है जी, ये बस आपकी मर्जी है कि इसे कैसे इस्तेमाल करें। आइए मैं आपको बाकी मकान दिखा दूं। प्रॉपर्टी डीलर ने उकताए हुए लहजे में कहा। शायद वो हमारी जिरा से तंग आ गया था। बहरहाल इसमें शक नहीं था कि मकान अच्छा था, लेकिन मैं और समीन मकान का जायज़ा लेने के दौरान दबे दबे लफ्ज़ों में इस खदशे का इजहार कर चुके थे कि मकान के रकबे और तामीर के हिसाब से इसकी कीमत हमारी पहुंच से बाहर है। मकान दिखाने के बाद प्रॉपर्टी डीलर हमें वापस अपने ऑफिस ले आया। हमने रास्ते में उस मकान की कीमत पूछने की कोशिश की, लेकिन वो टाल गया। देखिए, एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये मकान हमें पसंद तो है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये हमारे बजट के हिसाब से होगा, इसलिए आप हमें कोई दूसरा मकान दिखा दें। मैंने कुर्सी पर बैठते ही साफ अल्फाज में कहा, यही तो ख़ास बात है जनाब, इसकी कीमत आपके बजट के ऐन मुताबिक होगी, और वैसे भी अच्छी चीज़ के लिए बंदा 19-20 तो कर ही लेता है। प्रॉपर्टी डीलर ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा। मैं एक तवीज़ सांस लेकर रह गया। ये इन एस्टेट डीलर्स के पुराने हरबे थे, जिनमें से पिछले कुछ अरसे में काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुका था। लेकिन उसने जो कीमत बताई वो वाकई हैरत अंगेज़ तौर पर इस मकान की बनावट के लिहाज से बहुत कम थी, लेकिन फिर भी ये कीमत हमारी पहुंच से कुछ बाहर थी। प्रॉपर्टी डीलर का हम शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आए। उसके बाद हमने मज़ीद 1 महीना मकान की छान फटक में गुजारा, लेकिन जो मकान हमें पसंद आते वो बहुत महंगे होते और जो मकान सस्ते मिलते वो किसी न किसी तौर से हमें पसंद नहीं आते। समीन के जहन में तो वही मकान बस गया था जिसे हम ज़्यादा कीमत की वजह से छोड़ आए थे। जब कोई मकान देखती तो कहती, अरे उससे बेहतर तो वही मकान था। इस मकान के कमरे ज़्यादा बड़े थे, कीमत का सिर्फ इतना ही फ़र्क था, तो फिर वही मकान क्यों ना ले लें, वगैरह वगैरह। बिल आखिर हमने मुत्तफ़िका तौर पर वही मकान ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया।
उसके लिए समीन को अपने जेवरात और मुझे अपनी कीमती गाड़ी बेचनी पड़ी। हमने एस्टेट एजेंट की भी मिन्नत समाजत करके कीमत में कुछ कमी बेशी करवाई, हालांकि वो अड़ा हुआ था कि कीमत पहले बहुत कम है। बहरहाल उस वक्त हमारे जहन पर अपनी छत और चार दीवारी की ख्वाहिश समाई थी, इसलिए हमने जोड़ तोड़ करके वो मकान खरीद लिया। मालिक मकान सिर्फ कुछ देर के लिए आया और खामोशी से उसने दस्तावेजात वगैरह पर दस्तखत करके चला गया। बाद में प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि मालिक मकान एक फ़ज़ाई कंपनी में मुलाजिम है और मुस्तकिल तौर पर बैरून मुल्क जा रहा है। ज़रूरी कानूनी चाराजोई के बाद हम अगले हफ्ते मकान में शिफ्ट हो गए। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बिलाखिर हमें अपना घर मिल गया। बच्चे भी बेहद खुश थे। फिलहाल हमने एक कमरे का फर्नीचर सेट करके उसे काबिल इस्तेमाल बनाया। रात को हम सोने के लिए लेटे तो देर तक घर की सजावट और तज़ीनो राइश करके मनसूबों पर बातें करते रहे। अचानक कहीं दूर से कुछ खटपट की आवाज़ आई। ये कोई करीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए माहौल पर सन्नाटा छाया हुआ था। मैं और समीन दोनों बातें करते करते अचानक रुक गए। ये कैसी आवाज़ थी? समीन ने धीमी आवाज़ में कहा। शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी, किसी चीज़ से टकराई होगी। मैंने एक लम्हा के लिए सोचा, फिर बेपरवाही से कहा। समीन ने भी सर हिला दिया। उसके बाद हमने ज़्यादा देर तक बात नहीं की और सोने के लिए लेट गए। अगले रोज़ रात को फिर कहीं से ठक ठक की आवाज़ आई। हम उस वक़्त सोने के लिए लेट चुके थे। पहले तो आवाज़ सुनकर मैंने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन कुछ देर बाद वो ठक ठक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई हथौड़ी ठोंक रहा हो। मैंने नागवारी से आंखें खोली और टेबल क्लॉक पर नज़र डाली। रात का 1:30 बज रहा था। पता नहीं रात के इस वक्त किसको ठोका ठोकी की सूझी है। मैंने करवट बदलकर बड़बड़ाते हुए कहा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। इसके बाद तो जैसे ये रोज़ाना का मामूल बन गया। रोज़ाना रात को 1-1:30 बजे ठक ठक की आवाज़ें वक्फे वक्फे से आना शुरू हो जाती और बाज़ औक़ात पूरी पूरी रात हम ये आवाज़ें सुनते रहते। हम सभी इस बिला वजह की ठक ठक से तंग आ चुके थे। रात भर सोते जागने रहने की वजह से मुझे सुबह काम पर जाने में मुश्किल होती। समीन के सर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा और बच्चे सुबह स्कूल जाते वक्त रोना धोना मचाने लगते। 2-3 बार मैंने रात को घर से बाहर निकलकर इधर उधर का जायजा भी लिया, लेकिन आस पड़ोस में ना तो कोई घर ज़ेरे तमीर था, ना ही किसी घर में रोशनी के आसार नजर आते जो मैं समझता कि यहाँ कोई उठा पटक कर रहा है। रात को ठक ठक की ये आवाज़ पहले वक्फे वक्फे से आती, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ और मुसलसल आने लगती। यूँ लगता जैसे कोई जानबूझकर ज़ोर से ज़मीन पर ठक ठक कर रहा हो। एक दिन छुट्टी वाले रोज़ मैंने सुबह उठकर 2-3 पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। कुछ रोज़ बाद जब मैं शाम को घर वापस आ रहा था, मैंने घर के बाहर एक बड़े मियाँ को खड़े पाया। वो बड़े इत्मीनान से सर उठाए घर की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैंने करीब जाकर सलाम किया तो वो अचानक चौंक पड़े। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या आप तुम यहाँ रहते हो? उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, ये मकान पिछले दिनों मैंने ख़रीदा है, लेकिन खैरियत, आप यहाँ किसी काम से आए थे? मैंने पूछा तो बड़े मियाँ के चेहरे पर बेख्तियार उदासी छा गई। नहीं बेटा, काम तो खैर कोई नहीं था, यहाँ एक पुराना दोस्त रहता था, उसकी याद आई तो बस घर देखने चला आया। उन्होंने उदास लहजे में कहा, आप अकील साहब की बात कर रहे हैं ना? वो तो सुना है बैरून मुल्क चले गए। मैंने कहा, अरे नहीं, अकील तो बच्चा है अपना, हमारे सामने खेल कूद कर बड़ा हुआ। मैं तो उसके बाप अयाज अंसारी की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ महीने तो हुए हैं उसके इंतकाल को। बड़े मियाँ ने दुख भरे लहजे में कहा तो मैं खामोश हो गया। मुझे इस बारे में मालूम नहीं था। मैंने माजरत ख्वाना लहजे में कहा, उसके मरने के बाद तो वकील ने ये मकान बेचा है। वो पिछले कई सालों से अपने वालिद अयाज से इस मकान को बेचने के लिए कह रहा था, लेकिन अयाज कहता था कि उसकी सारी जवानी इसी घर में गुजरी है, दुख सुख देखे तो इसी घर में। अपनी मरहूम बीवी की यादें यहाँ मौजूद हैं। इस घर को जीते जी नहीं बेचूंगा। मगर आजकल औलाद के नज़दीक ये फजूल बातें हैं। बड़े मियाँ घर के बाहर चबूतरे पर ही बैठ गए। मैं उनके साथ बैठकर खामोशी से उनकी बातें सुनने लगा। अकील आए दिन अपने घर वालों से घर बेचने के लिए झगड़ा करता। वो बुरा लड़का नहीं था, मगर शादी के बाद पता नहीं बीवी ने क्या पट्टी बढ़ाई कि उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई। उसकी बीवी भी तेज़ मिजाज थी। उसके बहकावे में आकर अकील अपने बाप से बदतमीज़ी करता। अपने आखिरी दिनों में अयाज मेरे बेहद करीब रहा। फिर उसकी बहू ने भी उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि कैसे दोस्त पाल रखे हैं जो घंटों बैठे रहते हैं, हमें भी काम काज करने नहीं देते और ना खुद कुछ करते हैं। फिर मैंने भी दिल पर पत्थर रख कर बेटा यहाँ आना जाना छोड़ दिया। बड़े मियाँ बता रहे थे और मैं हैरत और अफसोस से सुन रहा था। लेकिन अकील के वालिद को बीमारी क्या थी? बड़े मियाँ सांस लेने को रुके तो मैंने सवाल किया,
बीवी की मौत और बेटे बहू के रवैये ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। फिर बिल आखिर उसे फेफड़ों का कैंसर हो गया। वो बड़ी हिम्मत और बर्दाश्त वाला इंसान था। बीमारी के दौरान भी अपने सारे काम खुद करता था, लेकिन फिर एक बार बाथरूम में फिसल कर गिरा तो गर्दन और रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, जिसके बाद वो चलने से रह गया। बजाय उसकी खिदमत करने के अकील ने बड़ा ही बेहिस कदम उठाया। घर के पिछले सहन में एक कोठरी बनवाई और रियाज को उसमें जाकर डाल दिया। बड़े मियाँ ने दुख भरे लहजे में बताया तो मैं चौंक पड़ा। ओह अच्छा, तो फिर उस कमरे का मकसद बनाने का वही था, मैंने सोचा। वो कोठरी जिसमें रोशनी और हवा का कोई गुजर नहीं था, वहाँ अकील ने अपने बाप को फर्श पर लाकर फेंक दिया। वो दिन रात एक पतले से गद्दे पर पड़ा खांसता रहता और अपनी ज़रूरत के लिए बड़ी बहू या बेटे का इंतज़ार करता। जब मैंने उसे पहली बार वहाँ देखा तो मैं बहुत गमज़दा हुआ। अकील से भी कहा कि ये अपने बाप को कहाँ लाकर डाल दिया। जवाब में उसने बड़ी रुखाई से कहा कि अब्बा रात भर खांसते रहते हैं, जिससे बच्चों की नींद खराब होती है और सुबह स्कूल जाते वक्त रोते हैं। लेकिन आफरीन है एयाज पर कि उसने ऐसी हालत में भी गिला शिकवा नहीं किया। आखिरी बार जब मैं उससे मिलने गया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका गद्दा गलाजत से भरा था और कपड़े मैले कुचैले हो रहे थे। उसके बराबर में एक प्लास्टिक का मग और प्लास्टिक की प्लेट पड़ी थी। उसने इशारे से मुझे बताया कि अब उसके हलक से आवाज़ नहीं निकलती। किसी को बुलाने के लिए वो प्लास्टिक का मग ज़ोर से फर्श पर मारता है, तब कोई घंटों बाद सुनकर आता है। बाज़ औक़ात वो रात भर दर्द और तकलीफ़ से फर्श पर कराहता रहता, लेकिन पूरी रात उसकी आवाज़ कोई न सुनता। मैंने उससे कहा भी कि मेरे घर चलो, लेकिन उसने इशारे से कहा कि इस घर में ज़िंदगी गुजारी है, इसी घर में मरूंगा। इतना कहकर बड़े मियाँ का सांस फूल गया और वो आंखों में आने वाले आंसू पूंछने लगे। मैं सख्ते में बैठा बुजुर्गवार की यह दास्तान सुन रहा था तो उस पुरस्रार ठक ठक की आवाज़ का राज अब मेरी समझ में आ गया था। ये आवाज़ बिलाशुबा उस कमरे से आती थी जहाँ अकील के वालिद पड़े रहते थे। मरने के बाद भी उनकी रूह को सुकून नहीं मिलता। आखिर मिलता भी कैसे, जब अपनी औलाद ही वालिदैन को मरने के लिए तन्हा छोड़ दे और बूढ़ा बीमार बाप औलाद को बुलाते बुलाते मर जाए तो उसकी रूह भला किस तरह सुकून पाएगी। दुख और अफसोस से मेरी आंखें भीग गईं। मैंने बड़े मियाँ को इस आवाज़ के बारे में बताया तो उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वो ज़रूर अब भी तकलीफ में है बेटा, लेकिन अब उसकी रूह को करार कैसे आएगा। बेटा तू सब कुछ बेचकर परदेस जा बैठा, उन्होंने रूंधी हुई आवाज़ में कहा। मैं भी यही सोच रहा था। अगले रोज़ मैं अपने पुराने मोहल्ले की मस्जिद गया जहाँ के मौलवी साहब से मैंने बचपन में कुरान शरीफ पढ़ा था। वो वज़ाइफ और दम दरूद में भी बड़ा शगफ रखते थे। मैंने खुलकर सारी बात उन्हें बताई। उन्होंने मुझ पर कुछ दम किया हुआ पानी दिया और साथ ही कुछ हदायत दी। उनकी हिदायत के मुताबिक मैंने जुमा के दिन उस कमरे की सफाई करवाई, मौलवी साहब का दम किया हुआ पानी छिड़का और बाद नमाज जुमा कुरान ख्वानी करवाई। शाम में जब सब वहाँ से चले गए तो मैंने खाली कमरे में जाकर बुलंद आवाज़ से कहा, मैं आपका दुख अच्छी तरह समझता हूँ बुजुर्गवार। मैं आपके बेटे को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आप मुझे अपना बेटा समझ सकते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि आपको सब्र और करार मिले और अल्लाह आपकी कब्र को मुनव्वर कर दे। इतना कहकर मैं वापस लौट आया। बाद अज़ां मैंने एक मदरसे में उनके नाम से एक हाफ़िज़े कुरान की तालीम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। उसके बाद से वो कमरे से फिर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैं समझ चुका था कि बुजुर्गवार की रूह को सुकून मिल चुका है। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।